पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन के आसपास का नेचर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे सही टाइम पर आने का आशीष आकर रोक लेती है और उससे सख्ती से कहती है, सिर्फ एक बार और, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस चैप्टर की शुरुआत में आने का आशीष यूजीन से कहती है, यूजीन, अगर ऐसा दोबारा कुछ हुआ तो मैं इस बात का वादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें अगली बार बचा पाऊंगी। इसके बाद हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो दोबारा अपनी होश में आ जाता है और उसके चारों तरफ से डार्कनेस हट जाती है और वो कहता है, सीनियर, आखिर मैं हूं क्या? तब आने का आशीष कहती है, उन इल्यूजन पर विश्वास मत करो जो अबिस में तुम्हें गहरी अंधेरे में डुबाने के लिए तुम्हें दिखाया है। बस तुम इतना याद रखो कि तुम सिर्फ यूजीन फेलिविया हो। ये सुनकर यूजीन चिल्लाकर कहता है, झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं जानता हूं और मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। आगे डर में कांपते हुए कहता है, मेरी जिंदगी के पीछे का वो भयानक अंधेरा और वो झूठ जो मेरी एग्जिस्टेंस से पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से मैं बार बार जन्म लेता हूं और हर बार मैं कर्स्ड होता हूं। तभी आने का आशीष उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज को भूल जाओ। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हेवनली तराजू पर झूठ का कितना भार होता है। इसके बाद उसके पास बैठकर उसे समझाने लगती है कि लेकिन वो रीजन जिसकी वजह से लॉर्ड फेलिन तुम्हें बचाने के लिए कई बिलियन स्टार्स पर घूमते रहीं, वो ये है कि वो तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ की दुख और दर्द से बचाना चाहती है। ये सब सुनकर यूजीन इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल निराश होकर कहता है, लेकिन मैं तो अबिस के पावर को रेजिस्ट भी नहीं कर सकता। ये सुनकर अनीका आशीष कुछ समय के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, अबिस जल्द से जल्द तुम्हें करप्ट करना चाहता है, लेकिन ये दुनिया भी तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये सब सुनकर यूजीन बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी अनीका आशीष एक चुटकी बजाकर अपनी स्पेस को समेटते हुए कहती है, तुमने अपने ट्रू टैलेंट को अब तक नहीं देखा है। इसी के साथ अनीका आशीष का लगभग आधा स्पेस खत्म हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी यूजीन से बोल रही होती हैं कि ये वर्ल्ड कभी भी अबिस में नहीं समा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें वो पावर रियलाइज कराऊंगी जो तुम्हारे पास है। ये सुनकर यूजीन कहता है, मेरी ट्रू पावर? इसके बाद प्रोफेसर अनीका आशीष को वहां देखकर कहते हैं, अनीका, तुम यहां क्या कर रही हो? उस एक्सप्लोजन का क्या हुआ? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना? तब अनीका आशीष कहती है, हाँ, मैंने ही उसे रोका। आगे यूजीन के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, और अब से मैं यूजीन को टीचिंग दूंगी। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर अनीका आशीष से पूछते हैं, अचानक से यहां आकर तुम ये सब क्या कह रही हो? वहीं यूजीन ये सुनकर पूछता है, क्या सच में सीनियर, अब आप मुझे ट्रेन करेंगी? तभी अनीका आशीष बहुत डरावनी आवाज में कहती है, बदले में जब तक मैं ये ना कह दूं कि तुम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर यूजीन सदमे में चला जाता है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर प्रिंस के साथ कहीं जाते हुए उससे कहते हैं, मुझे तो अपने होम टाउन के समर को महसूस किए बहुत टाइम हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। प्रिंस कहता है, आप तो ऐसी कह रही हैं जैसे आपने 10 साल से ज्यादा नॉर्थ में बिताया है। इसके बाद प्रोफेसर सुनबे और निकान को ट्रेनिंग करते हुए देखकर कहती हैं, लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इम्प्रूव कर रही है? तब प्रिंस भी उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखकर कहता है, बिना किसी डाउट के वो इम्प्रूव जरूर कर रही है। वैसे भी मार्शल आर्ट को मैजिक में कंबाइन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन उसने तो सिर्फ कुछ ही महीनों में मार्शल आर्ट को मैजिक से कंबाइन करके ड्यूल में भी यूज कर रही है। और इससे ये बात साफ साफ पता चलता है कि वो कहां से बिलोंग करती है। इसके बाद हमें उन दोनों की ड्यूल को दिखाया जाता है, जहां निकन चिल्लाकर कहता है, ये गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि सिर्फ चिल्लाओ मत? आगे मार्शल आर्ट के बारे में बताते हुए कहता है, मार्शल आर्ट का कोर ये नहीं है कि अपने ओपोनेंट पर जल्दी जल्दी से ज्यादा अटैक्स करना, बल्कि इसका सही कोर ये है कि अपने ओपोनेंट पर अटैक्स की फ्लो को मेंटेन करना। अपने बॉडी को ऐसे मूव करो जैसे मेज अपने स्टिक को मूव करता है, और जैसे एक शीमन रिचुअल डांस परफॉर्म करता है। अपनी स्ट्रिंग के फ्लो को अपनी मोशन की ट्रेजेक्टरी से अलाइन करो। आगे सुम्बे को डांटते हुए कहता है, पिछले 1 महीने से तुम सिर्फ 70% सक्सेस रेट पर ही रुकी हुई हो। ये सुनकर सुम्बे को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्लाकर कहती है, क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है? आखिर में एक फाइट के बीच में इतना ज्यादा चीजें एक साथ कैसे कर सकती हूँ? इसके बाद दोबारा सीन प्रिंस और प्रोफेसर पर शिफ्ट होता है, जो उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। तभी प्रिंस कहता है, लगता है कि नीकन इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। इसके बाद थोड़ा मुंह बनाकर कहता है, हालांकि कुछ चीजें होती ही हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, जिन्हें इतनी आसानी से मास्टर नहीं किया जा सकता, जैसे यूटिलाइज डेसियो, जो सोर्डमैनशिप और मैजिक का कॉम्बिनेशन है। और जिस तरह ये लड़की ग्रोथ कर रही है, ये भी सराहनीय है।
आगे यूजीन के बारे में सोचते हुए कहता है, हालांकि कुछ ऐसी प्रोडिजीज भी होते हैं जो सिर्फ टेक्निक को एक बार देखकर ही उसे सीख लेते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि डेसियो बहुत ही पुरानी जमाने का टेक्निक है। वहीं वेस्ट के लोग तो प्योर मैजिक से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं और ऐसे मामलों में उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन प्रोफेसर की इस बात से प्रिंस इरिटेट होकर कहता है, डिसियो परफेक्ट है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे यूजीन के बारे में कहता है, हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं आखिर वो कैसा कर रहा है? क्या अनिका आशीष के मैजिक टावर से कोई कांटेक्ट हुआ? तब प्रोफेसर कहते हैं, इसके बारे में तो बात ही मत करो, और बात रही कांटेक्ट की तो वहां से हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। और यूजीन के बारे में एक्सक्यूज बनाना वो तो अब मेरी हर दिन का काम बन चुका है। और मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि अनिका आखिर सोच क्या रही है और उसने यूजीन को इतने सीक्रेट तरीके से छिपाकर क्यों रखा है। प्रिंस कहता है, ये बात तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अजीब है कि अनिका किसी को सिखाने के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि यूजीन बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन आखिर वो अपने एक स्ट्रिंग होने के लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करेगा? ये सुनकर प्रोफेसर उसे टेस्ट वाले दिन को याद करते हुए कहते हैं, क्या एक स्ट्रिंग? लेकिन उस दिन जो मैंने देखा था उसे एक स्ट्रिंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और मैं अनिका आशीष को भी अच्छे से नहीं समझ पा रहा। आखिर उसने उतनी बड़े एक्सप्लोजन के साथ क्या किया कि वो इस तरह गायब हो गया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। और तो और उस दिन उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को वायलेट किया था, जिसकी वजह से आगे चलकर उसे और भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होंगे, जो उस आदमी को कैप्चर करने में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अबिस से कनेक्टेड होने के बाद भी वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। अभी प्रोफेसर ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी साइड से लवीना चिल्लाकर कहती है, प्रोफेसर। वहीं लवीना को इतनी जल्दी में देखकर वो तीनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर उससे पूछते हैं, क्या हुआ लवीना, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तब लवीना कहती है, प्रोफेसर आखिरकार आप यहाँ पर हैं, ये एक इमरजेंसी है, जल्दी से मेरे साथ थर्ड फ्लोर की इंफर्मरी में चलिए। ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या इसका मतलब है कि इसके आगे हमें कुछ नहीं बताया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सबर्बन एरिया के रो एलाइन वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां लेवेंट बैठकर अपनी बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है, जिससे उसके हाथ पर एक पैटर्न दिख रहा होता है। अपने हाथ को घूरते हुए अपने मन में कहता है, एक बैटल में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं ओवरड्राइव को ज्यादा समय के लिए यूज नहीं कर सकता। यहां तक कि मुझसे पहले फीलिस, जिन्होंने ओवरड्राइव और अपने ओवरवेलमिंग इनीट फिजिक और बॉडी मॉडिफिकेशन होने के बाद भी वो सोहर से हार गए थे। आगे अपनी बॉडी के बारे में सोचते हुए कहता है, ग्रोइंग एज में बॉडी मॉडिफिकेशन से कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं अभी खुद को रोक रहा हूं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। ये कहकर वो दोबारा अपनी बॉडी के साथ कुछ करने लगता है। तभी उसके कमरे का गेट खुलता है, जो लेवेंट भी नोटिस कर लेता है। तभी उस गेट से सुनबे अंदर आते हुए कहती है, मैं जितने बार यहाँ आती हूँ यहाँ पर उतनी ही ज्यादा चीजें बढ़ती जाती हैं। क्या वो लोग पूरा बजट इसी में लगा रहे हैं? ये कहकर वो अपने पैर से दरवाजे को बंद कर देती है और लेवेंट से कहती है, आखिर तुम इस कमरे में हर दिन क्या बनाते रहते हो? तब लेवेंट अपना कपड़ा पहनते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम इसे नहीं समझ पाऊंगी। ये सुनकर सुनबे चिढ़ते हुए कहती है, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर समझ रहे हो? आगे लेवेंट को ज्ञान देते हुए कहती है, एक कॉम्बैट मेज के लिए इस तरह एक ही कमरे में पड़े रहना, अगर ऐसे ही तुम हर दिन मशीन के साथ खेलते रहे तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए। वहीं लेवेंट ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। इसके बाद एक जंप करके नीचे आ जाता है और सूनबे से पूछता है, इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों हो? तब सूनबे कुछ सोचते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी, ये तो इमरजेंसी है। दरअसल प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी इन्फर्मरी में भेज दूं। अरे मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा रूम नंबर था। हाँ याद आ गया, रूम नंबर 308 में जल्दी से जाओ। ये सुनकर लिवांट शॉक हो जाता है और कहता है, क्या 308? उसमें तो हरमाना है। लिवांट के ये कहते ही सीन रूम नंबर 308 में शिफ्ट होता है, जहां पर हरमाना एक डॉक्टर के गले पर नाइफ रखकर वहां हंगामा मचा रही होती है और उन सबसे पूछती है, आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर ये जगह अर्थ पर कहां है? वहीं प्रोफेसर सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ एंशिएंट फ्रेंड, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इनफैक्ट तुम ये कह सकती हो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, एक ऐसा दोस्त जिसका दुश्मन भी वही है जो तुम्हारा दुश्मन है, सोहर। ये सुनते ही हरमाना भी शांत हो जाती है और कहती है, सोहर? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।